एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं लैंथेनॉइड्स फ्रॉम सीरियम 58 टू लुटेशियम 71 एंड एक्टेनॉइड्स फ्रॉम थोरियम 90 टू लॉरेंसियम 103। एंड एक चीज़ जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि सीरियम के अंदर 4f ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं सीरियम से ही लैंथेनॉइड्स में। लैंथेनॉइड स्टार्ट होते हैं सीरियम से और सीरियम से ही 4f ऑर्बिटल भरे जाते हैं। लेकिन एक्टिनोइड स्टार्ट होते हैं थोरियम से, लेकिन उनमें 5f ऑर्बिटल भरे जाते हैं प्रोटो एक्टिनियम से। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपको बताया था एंड यहाँ भी मैं 2 बार आपको बता चुका हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्पिरेंट्स यहाँ पे गलती कर सकते हैं, चांस है यहाँ पे गलती होने का, दैट्स वाई मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। ये थोरियम से नहीं, प्रोटो एक्टिनियम 91 से स्टार्ट होते हैं 5f ऑर्बिटल फिलिंग इन एक्टिनोइड्स। एंड इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है N-2F1 to 14, N-1D0 to 1 एंड NS2। इसका एक्सेप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। थोरियम इसका इटसेल्फ TH दिस थोरियम एक्सेप्शन होता है जिसमें D में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दीज एलिमेंट्स एंटर इन द F ऑर्बिटल, दैट्स वाई इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है और इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही आते हैं। देखिए यहाँ पे इनकी पोजीशन, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड लैंथेनम के बाद आते हैं लैंथेनोइड्स, एक्टिनियम के बाद आते हैं एक्टिनोइड्स। देखिए इनकी पोजीशन लाई करती है इनसाइड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दैट्स वाई इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इनका ग्रुप नंबर 3 होता है सारे के सारे एलिमेंट्स का। जो 28 एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स, इन सब का ग्रुप नंबर 3 होता है, बिकॉज लैंथेनोइड और एक्टिनोइड के तुरंत बाद आते हैं ये, एंड आगे होफनियम और आरएफ इस एलिमेंट का होता है। रदरफोर्डियम 4 ग्रुप नंबर, इन सारे एलिमेंट्स का 3 होता, तो ये एक यूनिक चीज़ थी इनके बारे में। They are all metals just like transition elements. Within each series, the properties of the elements are quite similar. अब ये कैरेक्टरिस्टिक होता है लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स दोनों का कि इनकी प्रॉपर्टीज अलोंग द सीरीज लेफ़्ट टू राइट जाने पे काफ़ी सिमिलर होती हैं एज़ कम्पेयर टू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स से। वहाँ पे अलोंग द पीरियड जब आप जाएंगे तो काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा वैरी करती हैं प्रॉपर्टीज़, यहाँ क्वाइट सिमिलर होती है। इसका रीज़न है लेंथेनोइड एंड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इनके कारण इन सारे एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एंड साइज सिमिलर होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिसाइड्स द रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। तो ये रीज़न है इस कैरेक्टरिस्टिक का, shown by lanthanoids and actinoids. Chemistry of actinoids is more complicated than corresponding lanthanoids due to large number of oxidation states possible for actinoids. तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स इवन ज़्यादा होती हैं लैंथेनोइड्स से भी एक्टिनोइड्स की, दैट्स वाई उनकी केमिस्ट्री ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इवन जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला एलिमेंट होता है वो एक्टिनोइड में ही आता है। इट इज़ अराउंड 8 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है जो एक्टिनोइड्स में आता है। एक्टिनोइड्स एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, ऑलरेडी देख चुके हैं हम। मैनी ऑफ एक्टिनोइड एलिमेंट्स हैव बीन मेड ओनली इन नैनोग्राम quantities or even less by न्यूक्लियर रिएक्शंस। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स न्यूक्लियर रिएक्शन से ही बनाए जाते हैं, ये हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो न्यूक्लियर चैप्टर है उसमें। एंड देयर केमिस्ट्री इज़ नॉट फुल्ली स्टडीड, ये हमने पीछे भी देखा था कि सिर्फ स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही बनाए जा सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एंड उनकी केमिस्ट्री इसलिए नहीं स्टडी की जा सकती क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं।
एक एलिमेंट की आपने कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसमें रेडियो एक्टिव डीके हो गया तो इट बिकेम ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एलिमेंट। अब उस दूसरा एलिमेंट हो गया तो उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसीलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की केमिस्ट्री स्टडी कर पाना इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। That's the only reason why scientists have to work real hard and struggle a lot in finding a reliable data regarding these radioactive elements, and ताकि वो उनकी डिस्कवरी क्लेम कर पाएँ। द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको मिलती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में भी, एंड इस चैप्टर में भी ये नाम आता है ट्रांस यूरेनियम सीबोर्जियम जहाँ दिया गया है, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल 3.3, एटमिक नंबर 117 और 120 कौन सी फैमिली में लाई करेंगे ये आपको बताना है। तो 117 एलिमेंट्स आता है 17th जो ग्रुप होता है हेलोजन फैमिली, उसके नीचे आता है 117, तो ये हेलोजन फैमिली के नीचे आएगा। 118 होता है नोबल गैसेस, उसके तुरंत पीछे होते हैं हैलोजेंस, तो 117 होगा वहाँ पे हैलोजेंस में होगा। 120 का होगा, 118 होते हैं नोबल गैस, उसके बाद 119 होगा एल्कली मेटल, 120 होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो 117 हुआ हैलोजन फैमिली में, 120 हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 117 हेलोजन एंड 120 ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ऐसे आप पता लगा सकते हैं पोजीशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स। अब हमने कंप्लीट कर लिए ये चारों ब्लॉक्स की थ्योरी। अब हम एलिजिबल हैं इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए। तो इसमें बहुत सिंपल है, एस ब्लॉक से स्टार्टिंग करते हैं, एंड इनमें एक चीज़ कॉमन है कि एस जो ऑर्बिटल है वो उसमें पहले वैरी कर रही है इलेक्ट्रॉन्स, और बाद उसके तुरंत बाद कांस्टेंट है। ये एक पैटर्न है इसमें जो फॉलो करना है आपको। देखिए एस ब्लॉक में एस ऑर्बिटल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी चेंज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। आगे पी ब्लॉक में कांस्टेंट है NS2। उसके तुरंत बाद डी ब्लॉक में भी चेंज हो रहे हैं 0 से 2, और उसके बाद एफ ब्लॉक में अगेन कांस्टेंट है NS2। 1 to 2 वेरी करते हैं एस ब्लॉक में, इसी से बनते हैं एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। NS1 होता है एल्कली मेटल्स, NS2 होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। NS2 कांस्टेंट है पी ब्लॉक में, 1 से 6 वेरी कर रहा है NP। ये 6 P ब्लॉक में ग्रुप्स पाए जाते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। डी ब्लॉक के अंदर 0 से 2 वेरी करता है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि N-1 डी में 10 आ रहा है, 1 to 10, यानी यहाँ 0 है तो यहाँ भी आगे 0 आएगा। 1 to 2 वेरी नहीं करता, 0 to 2 वेरी करता है। ये एक्यूरेट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो इस चैप्टर में दी गिवन है। उसके बाद एफ ब्लॉक में अगेन कांस्टेंट होता है एस, और डी 0 से 1 होता है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका एक एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है थोरियम, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं डी में। तो ऐसे आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख सकते हैं इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, इनको पढ़ने के बाद हम देख पाएंगे पीरियोडिक टेबल में कि कितने मेटल्स होते हैं और कितने नॉन मेटल्स और कितने मेटालॉइड्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनमें क्लासिफाई किया जा सकता है 118 एलिमेंट्स को। Metals comprise more than 78% of all known elements and appear on the left side of the periodic table. So most of the metals appear on the left side, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। इवन राइट साइड में पी ब्लॉक के साइड भी कुछ कुछ मेटल्स पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ओनली, एंड मोर देन 78%। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो 22% बचे सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं, ऐसा नहीं है।
मेटालॉइड्स भी क्योंकि पाए जाते हैं पी ब्लॉक की साइड, तो 22% सारे मेटालॉइड्स नहीं होते। ये एग्जैक्ट नंबर होता है लेस देन 20। ये समरी के अंदर बात बोली गई है कि नॉन मेटल्स कंसिस्ट ऑफ लेस देन 20 एलिमेंट्स ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल। टू बी मोर प्रिसाइज 19 होते हैं हम देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो मोर देन 78% होते हैं डेफिनेटली मेटल्स, और लेस देन 20 होते हैं नॉन मेटल्स। लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में लाई करते हैं। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, मरकरी इज एन एक्सेप्शन। मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ये एक्सेप्शन है टू द मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड नेचर एट रूम टेम्परेचर। ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं कि कठोर मजबूत होते हैं मेटल्स, सॉलिड्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं यूजुअली। गैलियम एंड सीजियम आल्सो हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, 303 केल्विन एंड 302 केल्विन रेस्पेक्टिवली। ये नंबर्स आपको याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बहुत सिमिलर होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स गैलियम और सीजियम के। सीजियम का इसलिए होता है इतना लो मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि ये ट्रेंड होता है, ऊपर से जब नीचे आते हैं डाउन द ग्रुप तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाता है। इसका रीज़न क्या होता है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देख लेंगे। और गैलियम एक्सेप्शन होता है, मेटल होते हुए भी इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई फॉर मेटल्स, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है मेटल्स की। गैलियम इसका एक्सेप्शन है। एंड क्यों है एक्सेप्शन ये आप ऐसे याद रखेंगे क्योंकि मेंडलीव ने डिस्कवर किया था ये गैलियम, प्रिडिक्ट की थी प्रॉपर्टीज इसकी कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ इसी चैप्टर में, ये प्रिडिक्शन की थी मेंडलीव ने, तो वहाँ से आपको याद रह जाएगा कि गैलियम एक्सेप्शन होता है मेटल्स में, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। They are good conductors of heat and electricity, again a general property of metal. They are malleable and ductile, ये दो प्रॉपर्टीज भी मेटल्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। malleable का मतलब थिन शीट्स में उनको फ्लैट किया जा सकता है बाय हैमरिंग, हथौड़े मार के थिन शीट बनाई जा सकती है उनकी। और डक्टाइल का मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनकी इलास्टिसिटी काफ़ी होती है, खींच के उनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की। इन कॉन्ट्रास्ट नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब एक और पोजीशन है नॉन मेटल्स की, वो समरी में आएगा तब देख लेंगे। यहाँ जो एकदम ऑब्वियस बात है वो बताएगी है कि राइट हैंड साइड पर होते हैं नॉन मेटल्स, लेफ्ट हैंड साइड से मेटल, राइट हैंड साइड नॉन मेटल्स। in fact in a horizontal row the property of elements change from metallic on the left to the non metallic on the right, ये पीछे भी देख चुके हैं हम। नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, तो मेटल्स यूजुअली सिर्फ सॉलिड्स होते हैं, नॉन मेटल गैसेस भी हो सकते हैं, इवन लिक्विड्स भी हो सकते हैं, तीनों स्टेट पॉसिबल है इनमें, विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो जस्ट अपोजिट करते जाइए प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की एज कंपेयर टू मेटल्स, ये बहुत आसान है इनके कॉन्ट्रास्ट करना इनकी प्रॉपर्टीज़ को। एक्सेप्शन इसका भी होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का नॉन मेटल्स में, बोरोन एंड कार्बन एक्सेप्शंस होते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कार्बन का जो एलोट्रोप होता है, आइसोटोप एक एक्चुअली एलोट्रोप ही होता है, डायमंड, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कार्बन का तो डायमंड होता है एलोट्रोप, और कार्बन से तुरंत पीछे आता है बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5, क्योंकि इसके साथ ही होता है कार्बन के, तो इसका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कैसे बोरोन और कार्बन एक्सेप्शंस होते हैं, तो लो एम पी एंड बी पी। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगेन मेटल्स हाईली कंडक्टिंग होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसका जस्ट अपोजिट नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होंगे। मोस्ट नॉन मेटालिक सॉलिड्स आर ब्रिटल
एंड नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। अगेन मैलिएबल डक्टाइल मेटल्स की होती हैं, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाएंगी। इसके जस्ट अपोजिट ये ब्रिटल होते हैं, यानी आसानी से तोड़ा जा सकता है इनको, अगर थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई किया जाए तो टूट जाएंगे ये, ना तो मैलिएबल होंगे ना डक्टाइल होंगे। मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। द चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक करेक्टर इज नॉट एब्रप्ट एज शोन बाय द थिक जिगजैग लाइन इन फिगर 3.3। ये फिगर 3.3 पीरियोडिक टेबल का है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि मेटल से नॉन मेटल्स की जो ट्रांजिशन होती है इन पी ब्लॉक, वो एब्रप्ट नहीं होती, काफ़ी पैटर्न होता है उसमें, एक यूनिफॉर्म होती है ये ट्रांजिशन। द एलिमेंट्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम bordering this line, this transition and running diagonally across the periodic table show the properties which are characteristics of both metals and non-metals. These are called semi-metals or metalloids. सेमी मेटल्स से शुरुआत होती है इनकी, मेटालॉइड्स की। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सिलिकॉन से शुरुआत होती है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि सेमी कंडक्टर्स होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, और सेमी मेटल्स बोला जाता है मेटालॉइड्स को। तो मेटालॉइड की शुरुआत होती है सिलिकॉन से, ऐसे आप याद रख सकते हैं वहाँ पीरियोडिक टेबल में। एंड इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं मेटल से भी और नॉन मेटल से भी, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ये, इसलिए इनको सेमी मेटल बोला जाता है। आधे मेटल्स होते हैं आधे नॉन मेटल, मेटालॉइड्स भी बोल सकते हैं इनको। तो मेटल्स नॉन मेटल्स हमने पढ़ लिया है। अब देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये था वो चेंज ट्रांजिशन जिसकी बात हो रही थी कि ये एब्रप्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कितना यूनिफॉर्म पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल एब्रप्शन नहीं है, डिस्टॉर्शन नहीं है। सिलिकॉन से स्टार्ट होते हैं मेटालॉइड्स, ये मैंने आपको बताया था, याद रखना है, क्योंकि मेटालॉइड्स को सेमी मेटल्स भी बोला जाता है। तो सिलिकॉन से स्टार्ट होते हैं सेमी मेटल्स, ऐसे आपको याद रखना है। इनका जो एग्जैक्ट नंबर होता है 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। एक्चुअली ये जो पोलोनियम और एस्टाटीन होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनको स्टडी भी नहीं करते हम। तो दीज आर द सेमी मेटल्स। ये नीचे आपको गिवन है हिंट इन एलिमेंट्स के लिए। जो ये जो कलर यूज़ किया गया है, थोड़ा थोड़ा सा रेड के आसपास दिख रहा है, ये ब्राउन सा कलर, ये मेटालॉइड्स के लिए यूज़ किया गया है। तो दीज आर द मेटालॉइड्स इन पीरियोडिक टेबल। और मेटल्स कंप्राइज मोर देन 78% ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये लाइन याद रखी है, एग्जैक्टली पूछी जा सकती है। एंड दीज आर द 4 ग्रुप्स कलर्स जो कि मेटल्स को डिनोट करते हैं, इनको याद मत रखिए, नॉन मेटल्स के याद रखिए। ग्रीन और ये पिंकिश जो कलर है ये नॉन मेटल्स डिनोट करते हैं। आइए देख लेते हैं कितने होते हैं नॉन मेटल्स। 7 होते हैं नोबल गैसेस के अंदर। उसके अलावा ये जो ग्रीन दिखाए गए हैं आपको, ये भी नॉन मेटल्स होते हैं। और हाइड्रोजन भी देखिए ग्रीन दिखाया गया है इसको, एंड ग्रीन कलर डिनोट्स नॉन मेटल्स, हमने नीचे देखा। तो टोटल आप गिनिए 19 होते हैं, नॉन मेटल्स आर 19 इन नंबर। एंड समरी में आपको बोला गया है इस चैप्टर की 20 से कम होते हैं, देर आर लेस देन 20। सो एग्जैक्टली टू बी मोर प्रिसाइज इज 19 इन नंबर। तो ये थी पीरियोडिक टेबल। आई थिंक सब कुछ कर लिया है हमने इसमें जो करने लायक है। अब एग्जाम्पल 3.4 देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर में आपको इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो टू द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स होंगे दीज आर मोस्ट मेटेलिक करेक्टर उनका होगा, और जो राइट में हलोजेंस की साइड जाते जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता होगा, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। तो सोडियम क्योंकि लेफ्ट एक्सट्रीम पे आता है तो इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए मेटेलिक करेक्टर। उसके बाद
होना चाहिए हमारे पास बेरिलियम, क्योंकि इसके तुरंत बाद आता है, और मैग्नीशियम नीचे आता है उससे, बेरिलियम से नीचे। तो नीचे जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे मेटलिक करैक्टर इंक्रीज होता है ना, तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए यहाँ। ऐसे आप पता लगा सकते हैं जहाँ स्टक हो आप। तो सोडियम सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा मैग्नीशियम, फिर होगा बेरिलियम, एंड देन इट वुड बी सिलिकॉन, एंड देन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस सबसे लास्ट में होगा क्योंकि सबसे एक्सट्रीम राइट पे आता है ये। तो सोडियम का सबसे ज़्यादा, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, एंड देन सिलिकॉन, एंड देन फॉस्फोरस। दिस इज द इंक्रीजिंग मेटलिक कैरेक्टर ऑर्डर। Periodic trends in properties of elements. So chemical reactivity tends to be high in group 1 metals, lower in elements in the middle of the periodic table, and increases up to a maximum in group 17 of non metals. तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद मिडल में डिक्रीज करती जाती है रिएक्टिविटी, और फिर अब इंक्रीज करती है दोबारा इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड इट रीचेज अ मैक्सिमम इन ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैलोजन्स, क्योंकि उसके तुरंत बाद जो नोबल गैसेज होती हैं उनकी रिएक्टिविटी एकदम ही डिक्रीज कर जाती है, बहुत कम होती है, ड्यू टू कम्प्लीटली फील्ड कन्फिग्रेशन। Within a group of metals, let's say alkali metals, reactivity increases on moving down the group। ये भी हमने देखा था कि क्यों इंक्रीज करती है रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप मेटल्स में, एल्कली मेटल्स में, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है और इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होता है, तो आयन बनना उतना ही आसान होता है मेटल्स के अंदर डाउन द ग्रुप। वेयर एज विद इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल से हेलोजेंस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल्स के लिए जो ट्रेंड होता है मेटल्स का जस्ट अपोजिट होता है। तो रिएक्टिविटी मेटल्स की हमने कंसेप्चुअली देखा कि कैसे डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्यों करती है। तो नॉन मेटल्स की आप अल्टरनेटिवली इसको याद रख लीजिए कि डिक्रीज करती है इनकी रिएक्टिविटी। इसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कंसेप्चुअली, ये हम देखेंगे पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर क्लास 12 केमिस्ट्री में। अभी के लिए अल्टरनेटिवली याद रखिए क्योंकि यहाँ पे रीज़न नहीं दिया गया है इसका। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये पहले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे आते हैं, इसलिए मैंने उनको वहाँ पे हाईलाइट किया है इनसाइड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे मैंने हीट्स ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन एंड एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, इन दोनों को हाईलाइट किया क्योंकि ये वहाँ पे नहीं थे। ये दोनों भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट की। इनको समझना बहुत आसान है फ्यूजन और वेपराइजेशन को। फ्यूजन होता है जब गैसेस कंडेंस होती हैं इनटू लिक्विड, और वेपराइजेशन जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। इन दोनों ही प्रोसेसेस में कहीं भी बॉन्ड्स का ब्रेकेज नहीं हो रहा इन एलिमेंट्स के अंदर, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। और केमिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें बॉन्ड तोड़े या मेक करे जाते हैं टू स्टडी दैट प्रॉपर्टीज़। यहाँ क्योंकि बॉन्ड्स का टूटना नहीं हो रहा है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ओनली। एंड एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, ये एटमाइजेशन का मतलब होता है एटम्स में कन्वर्ट करना किसी भी मॉलिक्यूल को, तो उसके लिए हीट ही तो दी जाती है, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये भी हीट के जैसा ही हो गया, और हीट हमने देख लिया ऑलरेडी ये नहीं होता है केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल होता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड द फर्स्ट ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी वी आर गोना स्टडी इज एटमिक रेडियस। Finding the size of the atom is a lot more complicated than measuring the radius of a ball. Of course, ball तो एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होता है, आप आंखों से देख सकते हैं, देख के पता लगा सकते हैं उसका साइज कितना होगा। लेकिन एटम को तो नेक्ड आई से देखा ही नहीं जा सकता ना, तो दैट्स वाई बोला गया है कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मेजर इट्स साइज। द रीज़न वाई इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड आगे एक्सप्लेन किया गया है। बिकॉज फर्स्ट रीज़न, बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इज़ वेरी स्मॉल। इसका ऑर्डर होता है एंगस्ट्रोम में 1.2 × 10⁻⁻, यानी 1.2 एंगस्ट्रोम। ये हम सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी देख चुके हैं, जहाँ पे न्यूक्लियस का भी साइज हमने देखा था फर्मी मीटर के अंदर होता है 10⁻15, जो कि
रदरफोर्ड ने पता लगाया था इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एंड साइज ऑफ एटम पता लगाया था थॉमसन ने, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जब उन्होंने दिया था। तो पहला रीज़न है कि साइज़ क्यों नहीं पता लगाया जा सकता एटम का, एक पहला रीज़न है कि बहुत छोटा होता है उसका साइज़, मेजर करना बहुत मुश्किल है। दूसरा रीज़न, सेकेंडली, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री and determination of atomic size cannot be precise. These statements takes us to the Heisenberg uncertainty principle, that location of the electron, the exact position of the electron cannot be found in an atom. ये कहता है Heisenberg uncertainty principle। तो जब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं बताई जा सकती, तो इलेक्ट्रॉन से ही तो फॉर्म होता है एटम, तो उसकी बाउंड्री नहीं बता सकते आप एटम की एग्जैक्टली प्रिसाइजली। इसीलिए भी एक ये भी रीज़न होता है कि साइज क्यों नहीं पता लगाया जा सकता प्रिसाइजली एटम का। इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो प्रैक्टिकल वे बाई विच साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम कैन बी मेजर्ड। तो इंडिविजुअल एटम्स का साइज मेजर नहीं किया जा सकता। रीज़न दो आपको पीछे दिए हुए हैं। However, an estimate of the atomic size can be made by knowing the distance between the atoms in a combined state। तो दो एटम कंबाइंड स्टेट में जब होते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे हिसाब लगाया जा सकता है कि एटमिक रेडियस क्या होगी। जो डिस्टेंस होगा उन दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच, उसका हाफ होगा उनमें से एक एटम की रेडियस। ऐसे पता लगाया जा सकता है। किसी नॉन मेटेलिक एलिमेंट के लिए ऑफ कोर्स नॉन मेटल्स कोवलेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं और मेटल्स फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स। ये हमने पीछे देखा था, जानते भी हैं हम। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल है तो कोवलेंट रेडियस उसकी पता लगाई जा सकती है, जो तरीका हमने अभी डिस्कस किया उससे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉन्ड डिस्टेंस इन Cl2 मोलिक्यूल, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस होता है 198 पिकोमीटर, और इसका जस्ट हाफ डिस्टेंस 99 पिकोमीटर के अराउंड कैन बी टेकन एज द कोवलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। तो ऐसे पता लगाया जा सकता है बॉन्डेड स्टेट के अंदर दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी हाफ करके उस डिस्टेंस को रेडियस का। मेटलिक रेडियस भी इसी तरीके से पता लगाई जा सकती है। इट हैज़ टू बी टेकन एज हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कौन इन अ मेटलिक क्रिस्टल। तो मेटलिक क्रिस्टल के अंदर जो मेटल्स होते हैं उनके कोर के बीच के इंटर न्यूक्लियर मीन्स दो न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस उसका हाफ कर दीजिए तो मेटलिक रेडियस आपको पता लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, the distance between two adjacent copper atoms in solid copper is 256 picometer। सो कॉपर एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया, इसका जस्ट हाफ कर दीजिए, यू विल गेट द रेडियस ऑफ द कॉपर टू बी 128 पिकोमीटर। ये नंबर्स आपको याद नहीं रखने हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, सिर्फ इतना याद रखिए कि हाफ होती है रेडियस, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ बॉन्डिंग स्टेट। नंबर्स नहीं याद रखने किसी भी एलिमेंट के लिए, रेडियस उनकी। For simplicity in this book, we use the term atomic radius to refer both covalent and metallic radius। तो covalent होती है नॉन मेटल्स की, metallic radius होती है मेटल्स की। होते तो दोनों एटम्स ही हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों, इसलिए एटमिक रेडियस टर्म यूज़ की जा सकती है इन दोनों के लिए, नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों के लिए। एटमिक रेडिया कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये हम जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने देखा हुआ है। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ली जाती है और एक एटम पे फॉल की जाती है। तो वही आपको बोला गया है कि एक्सरे की फॉर्म में भी ली जा सकती है वो ईएम रेडिएशन, या दूसरे एलिमेंट्स भी फॉर्म ऑफ ईएम रेडिएशन भी ली जा सकती है। उसमें लाइट भी हो सकती है, हमने लाइट के लिए देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो या तो एक्सरे या कोई भी दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ की जा सकती है टू फाइंड द एटमिक रेडियाई। अब एक्सरे अलग से इसलिए मेंशन्ड है यहाँ पे क्योंकि पीछे इसी चैप्टर में हमने देखा था
कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर प्लॉट किया था हेनरी मूसले ने। मैंने आपको याद भी करवाया था कैसे याद रखना है वो साइंटिस्ट का नाम। तो एक्सरे क्योंकि पहले भी आ चुका है इस चैप्टर में, इसलिए इसको दोबारा यहाँ पे लाया गया है। ये भी, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि दूसरा भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ली जा सकती है इन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड टू फाइंड द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट। टेबल 3.6 ए में आपको अक्रॉस अ पीरियड दी गई है एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड, और 3.6 बी में अलोंग अ फैमिली आपको डाउन द ग्रुप दिया गया है ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अगेन आपको याद नहीं करने ये नंबर, सिर्फ ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती जाती है। ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं डिक्रीज कर रही है फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, सोडियम टू क्लोरीन, एंड डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती जाती है शार्पली। लिथियम से सीजियम तक इंक्रीज करती है और फ्लोरीन से एस्टाटीन तक इंक्रीज करती है। एस्टाटीन रेडियो एक्टिव होता है। तो यहाँ पे अगेन आपको कोई वैल्यू याद नहीं रखनी है, एंड ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और हेलोजन्स ई ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आता है। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन एटॉमिक रेडिया का आपको देखने को मिलेगा इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड उनसे जो जुड़े हुए हैं बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली, वहाँ पे देखने को मिलते हैं एक्सेप्शन एटॉमिक रेडियाई के, क्योंकि वहाँ पे लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं। ये दीज टू फिनोमेना आर एसोसिएटेड विद एब्रप्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज। एक्चुअली डिक्रीज इन साइज ये जब फिनोमेना आएंगे, जब देख लेंगे हम, मेन चीज़ यहाँ ये है कि यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है एटॉमिक रेडियाई का। स्ट्रिक्टली डिक्रीज करती है अलॉन्ग द पीरियड एंड इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड बिकॉज सेम वैलेंस शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज करता जाता है। इट कॉजेज इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस। तो क्योंकि वैलेंस शेल सेम होती है, यानी सेम पीरियड होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है, सेम पीरियड के अंदर सेम वैलेंस शेल के होने से उनका साइज तो इतना वैरी नहीं करता साइज इतना, क्योंकि सेम वैलेंस शेल है। और क्योंकि जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाते जाते हैं आप अक्रॉस अ पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज इसलिए इंक्रीज करता जाता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाता है, मींस अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी न्यूक्लियस की इंक्रीज करती जाती है, और साइज उतना इफेक्टिवली इंक्रीज नहीं करता क्योंकि सेम शेल है, तो इसीलिए डिक्रीज करती जाती है एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड। इसके जस्ट अपोजिट एक फैमिली और वर्टिकल कॉलम में ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती जाती है क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ऐसे एन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज। एक नई शेल ऐड हो रही है, उसमें वैलेंस शेल इंक्रीज कर रही है, दैट्स वाई साइज इंक्रीज करती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। दिस हैपन्स बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल्स आर गेटिंग फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड विच सर्व टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस। तो इनर जो और एनर्जी लेवल्स होते हैं वो पूरी तरह फिल हो जाते हैं और शील्ड करते हैं फ्रॉम द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। अब आउटर इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि शील्ड हो गए हैं तो न्यूक्लियस का इफेक्ट उन पे कम होगा, तो ज़्यादा दूर जा पाएंगे वो न्यूक्लियस से, एंड दैट्स वाई रेडियस इंक्रीज कर जाता है इफेक्टिवली एज वी मूव डाउन द ग्रुप। कॉन्सिक्वेंटली द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज रिफ्लेक्टेड इन द एटमिक रेडियाई। तो ये रीज़न होता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करने का। एक नया शेल ऐड हो जाता है और शील्डिंग हो जाती है आउटर इलेक्ट्रॉन्स की बाय द इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स। नोट दैट द एटमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस आर नॉट कंसिडर्ड हेयर। ये नोट करा होगा आपने, एस ब्लॉक की और हेलोजन्स की गिवन है, नोबल गैसेस की नहीं गिवन है। यहाँ पे रीज़न क्या है? बीइंग मोनो एटमिक नॉन बॉन्डेड रेडियाई,
वैल्यूज़ आर वेरी लार्ज। तो सबसे पहले ये बॉन्डेड क्यों नहीं होती, आपको पता है रीज़न यार। नोबल गैसेस होती हैं, आपस में भी कैसे रिएक्ट कर लेंगी, ये रिएक्टिविटी बहुत लो होती है इनकी, तो मोनो एटमिक होती हैं, आपस में भी रिएक्ट नहीं करती। और जब रिएक्ट नहीं करती तो रेडियाई इनकी नॉन बॉन्डेड ही होगी, वो बहुत लार्ज होती है। In fact, the noble gases should be compared. Radii of the noble gases should be compared not with the covalent radii but with the van der Waal radii of the other elements. ये वन डर वाल रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई डिफरेंट कैसे होते हैं ये हमें पता चलता है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। वन डर वाल रेडियाई इज द रेडियाई और द एक्चुअली जो डिस्टेंस होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में उसका हाफ होता है वन डर वाल रेडियाई, और जो दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस होता है उसका हाफ होता है कोवलेंट रेडियाई। तो वन डर वाल रेडियाई डेफिनेटली ज़्यादा होता है। और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका वन डर वाल रेडियाई यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कंपेयर किया जाना चाहिए कोवलेंट रेडियाई टू द नोबल गैसेस। इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, रेडियस होती है नोबल गैसेस की। इसलिए नोबल गैसेस को अलग से भी रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में जीरोथ ग्रुप के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से लेके जो हेलोजन्स होते हैं वहाँ तक कंटिन्यूसली साइज डिक्रीज करता जाता है। तो ऐसा ऑब्वियस माना जाना चाहिए कि नोबल गैसेस का भी साइज कम होना चाहिए, इवन हेलोजन से भी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, सबसे ज़्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में इनका साइज। तो इसीलिए इनको अलग से एक ग्रुप में रखा जाता है जीरोथ ग्रुप के अंदर, ड्यू टू दिस इरेगुलरिटी। हेलोजन से बहुत ज़्यादा होता है इनका साइज। एंड अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो यहाँ आपको ये बताया गया है कि ये जो नोबल गैसेस की रेडियाई होती है इट इज़ जस्ट डबल द रेडियस ऑफ द अदर नॉन मेटल्स जिनकी कोवलेंट रेडियाई होती है, क्योंकि कोवलेंट रेडियाई जस्ट हाफ होती है वंडर वाल रेडियाई के। एंड कंपैरेबल बता रहा है कोवलेंट रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस टू वंडर वाल रेडियाई मीन्स डबल द कोवलेंट रेडियाई ऑफ अदर एलिमेंट्स। ऐसा आप समझ सकते हैं इससे। यहाँ पे आपको फिगर गिवन है 3.4a जिसमें पीरियड के अलोंग गिवन है आपको रेडियस की ट्रेंड, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है अलोंग पीरियड, आप देख सकते हैं बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड है। एंड 3.4b के अंदर आपको अलोंग अ ग्रुप एल्कली मेटल्स और हेलोजन्स का दिया गया है एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड, ये भी डिक्रीज करता है डेफिनेटली, एक्चुअली इंक्रीज करता है एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप। वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है जो डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। सो ये अलोंग द ग्रुप दिया गया है आपको ट्रेंड, एटॉमिक रेडियस डेफिनेटली इंक्रीज करती है। आयोनिक रेडियस अब गिवन है आपको, इट इज़ जस्ट सिमिलर एज एटॉमिक रेडियस। द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन वेयर एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एनायन। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको ऑलरेडी पता होंगी। The ionic radii can be estimated by measuring the distance between cations and anion in an ionic crystal. So just as metallic radii is the distance between two metals, the centers of the metals in a metallic crystal, ionic crystal में भी ऐसा होता है। कैटायन और एनायन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका आधा कर दीजिए, आपको आयनिक रेडियाई मिल जाएगा। In general, ionic radii elements exhibit same trend as that of atomic radii. तो just ions are here replaced by atoms there. बाकी सब सिमिलर होता है। cation is smaller than its parent atom because it has fewer electrons while nuclear charge remains the same. तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि कैटायन से, तो एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम बचे, लेकिन चार्ज तो उस पर उतना ही है ना, न्यूक्लियस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से, चार्ज तो उतना ही है। तो कम इलेक्ट्रॉन्स को उसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा न्यूक्लियस को, तो ज़्यादा करीब उनको ला पाएगा न्यूक्लियस, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए साइज़ छोटा होता है कैटायन का।
ऑलमोस्ट आधा हो जाता है इसका साइज़, ऐसे आपको याद रखना है। और एनायन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है उसमें ऑलमोस्ट डबल हो जाता है साइज़। आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है एनायन और कैटायन के रेडियस की, सिर्फ इतना याद रखना है कि कैटायन का आधा हो जाता है, एनायन का डबल हो जाता है। साइज ऑफ एनायन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम बिकॉज addition of one or more electrons would result in increased repulsion among the electrons and decrease in effective nuclear charge। ध्यान रखिए यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज में डिक्रीज नहीं बोला गया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डिक्रीज बोला गया है। एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ मैंने। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें डिक्रीज करता जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए हैं उस एटम के अंदर, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करने हैं ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के अमंग रिपल्जन्स होगी, वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे इन रिपल्जन के कारण। दैट्स वाई इसका साइज इंक्रीज हो जाता है एनायन का। For example, ionic radius of fluoride ion is 136 picometer while atomic radius of fluorine is only 64 picometer। तो 64 का डबल होता है 128, तो डबल से भी ज़्यादा रेडियस है फ्लोराइड आयन की, एनायन की। अब एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं याद रखनी है आपको, सिर्फ इतना याद रखिए कि डबल होती है ये, क्योंकि चेंज होती रहती हैं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है एटमिक रेडियस की, आयनिक रेडियस की। किसी भी एटम या आयन के लिए हमने रीज़न देखा कि एक्यूरेटली प्रिसाइजली बताना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है किसी भी एटम या आयन की रेडियस बताना। सो इलॉजिकल है इन वैल्यूज़ को याद रखना, आप सिर्फ कंसेप्चुअली चलिए। On the other hand, atomic radii of sodium is 186 picometer compared to the ionic radii of 94 picometer for Na+। अगेन यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ हो रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इन वैल्यूज़ को याद रखना कितने बेवकूफ़ी का काम है। यहाँ पे 95 पिकोमीटर दी हुई है रेडियस फॉर सोडियम आयन Na+। और इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे आप चलेंगे अगर, तो आपको रेडिया यहाँ पे मिलेगी, आयनिक रेडिया फॉर M+, और Na+ की रेडिया देखिए 102 पिकोमीटर दी हुई है पिकोमीटर के अंदर। तो वहाँ पे थी 95 पिकोमीटर, यहाँ पे चेंज हो गई है वैल्यू 102 पिकोमीटर। सो कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता एटमिक या आयनिक रेडियाई की, सिर्फ आपको ट्रेंड्स याद रखने होते हैं इसमें। कंसेप्ट याद रखिए कि कैटायन की रेडियस हाफ हो जाती है, एनायन की डबल हो जाती है, सिर्फ इतना याद रखिए। When we find some atoms and ions which contain the same number of electrons, we call them isoelectronic species। तो सिर्फ इतना ही क्राइटेरिया नहीं होता है किसी भी स्पीशी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलने के लिए कि उसमें सिर्फ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नीचे एग्जैक्ट डेफिनेशन दी गई है, इसलिए यहाँ स्टार लगाया गया है। टू और मोर स्पीशीज विद सेम नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स भी सेम होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा एटम्स भी सेम होने चाहिए उनमें, नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो इलेक्ट्रॉन्स में आ गया। एंड सेम स्ट्रक्चर, तीन चीज़ें हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के क्राइटेरिया में जो फिट होनी चाहिए अगर आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलना है किन्हीं दो स्पीशीज़ को। रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का नेचर, यानी कौन से एटम्स फॉर्म कर रहे हैं उस कंपाउंड को, इट डजेंट मैटर, रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द एलिमेंट। अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं उन दो कंपाउंड्स के अंदर, स्पीशीज़ के अंदर, अगर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेम स्ट्रक्चर भी होनी चाहिए, तीन चीज़ें अगर हैं तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं उनको। यहाँ पे स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं करेगा क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से शुरुआत होती है कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर की। यहाँ सिर्फ आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख के ही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के पता लगाना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का। फॉर एग्जाम्पल O2- F- Na+ एंड Mg2+, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं। देयर रेडियाई वुड ऑब्वियसली भी डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्जेस। कोई अनायन है, कोई एटायन है, कोई न्यूट्रल एटम है, तो इसलिए रेडियाई तो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे ही इनके। अब एक एग्जांपल दिया गया है आपको, प्रॉब्लम 3.5, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट ओनली
लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइज किस स्पीशीज़ का होगा ये आपको बताना है। तो जिस पे सबसे ज़्यादा चार्ज होगा मीन्स उसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले गए, पॉजिटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उतना ही छोटा वो कैटायन होगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतना छोटा कैटायन होता जाएगा। तो Al3+ में से 3 इलेक्ट्रॉन लिखने, तो इट मस्ट बी द स्मॉलेस्ट वन। एंड अगर साइज़ की बात की जाए तो मैग्नीशियम होता है 12, एल्यूमिनियम होता है 13 एटॉमिक नंबर। अलोंग द पीरियड साइज़ डिक्रीज करता जाता है, तो एल्यूमिनियम का छोटा होना चाहिए साइज़ एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो ऐसे हमने पता लगा लिया कि मैग्नीशियम यहाँ पे सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट साइज होगा इसका, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है एल्यूमिनियम पे, तो ये स्मॉलेस्ट होगा। लार्जेस्ट स्पीशीज हेयर वुड बी मैग्नीशियम एंड स्मॉलेस्ट वन इज Al3+। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये तीसरी प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड के अंडर। पहली थी एटॉमिक रेडियाई, फिर आयोनिक रेडियाई, और तीसरी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर फर्स्ट ऑफ ऑल। एक क्वालिटेटिव मेजर भी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो जिसमें आप वैल्यूज़ नहीं निकालते, सिर्फ क्वालिटेटिवली मेजर करते हैं कि किसकी ज़्यादा होगी एलिमेंट, किसकी कम, इन अ बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट में डिफाइन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्वांटिटेटिवली मेजर की जा सकती है, जूल्स में इसकी वैल्यू निकालते हैं किलो जूल के अंदर, तो क्वांटिटी डिफाइन करी जा सकती है इसकी। It's a quantitative measure of the tendency of an element to lose electron, and this tendency is given by ionization enthalpy. It represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. अब इन तीनों चीज़ों का मतलब समझिए। आइसोलेटेड इसलिए बोला गया क्योंकि ये किसी दूसरे एलिमेंट के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होगा तो उस पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी काउंट करना पड़ेगा। हम सिर्फ एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एक एटम की बात कर रहे हैं कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी, तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको आइसोलेट करना होगा उस एटम को दूसरे एलिमेंट्स या एटम्स के इन्फ्लुएंस से उसको बचाने के लिए आइसोलेट करना होगा, सिर्फ उसके लिए फाइंड कर रहे हैं हम। दूसरी चीज़ गैसियस एटम होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए ये एटम, सो इजीली फाइंड कर सकते हैं इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है किसी एटम से, किसी एलिमेंट से, किसी सब्सटेंस से, जब वो गैसियस स्टेट के अंदर है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट, ये तो ऑब्वियस बात है। और तीसरी बात ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर एक्साइटेड स्टेट में होगा यानी इलेक्ट्रॉन या तो उससे निकाला गया होगा या उसमें डाला गया होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव, यानी एनायन या कटायन होगा, तो वो तो ऑलरेडी उसमें डाला या निकाला जा चुका है इलेक्ट्रॉन, उसकी नहीं फाइंड कर सकते हम। एंड यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बोली गई है, तो आप समझेंगे इससे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ओनली। आगे ये लाइन मेंशन्ड है, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ मेंशन्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब फर्स्ट ही होता है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला गया है अभी तक, मीन्स इट इज़ इन ग्राउंड स्टेट, तो इसलिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेट आया है। In other words, the first ionization enthalpy for an element is the enthalpy change for the reaction depicted in the equation 3.1। तो ये है इक्वेशन 3.1। किसी एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट से गैसियस एटम है, ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इट इज़ द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये निकल गया से इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसने लिया है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। ये मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आपको बता चुका हूँ, इसको याद कैसे रखते हैं। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल। तो एक मोल के लिए डिफाइन होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये मोस्ट कॉमन यूनिट है जिसमें ये एक्सप्रेस की जा सकती है। जूल्स जनरली किलो जूल्स में एक्सप्रेस की जाती है। ये इतनी वैल्यूज़ होती हैं इन जनरल इसकी, दैट्स वाई ये यूनिट यूज़ की गई है। वी कैन डिफाइंड द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन।
तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए नहीं होती। इट इज़ ओनली एंड ओनली द मोस्ट लूजली बाउंड, सेकंड मोस्ट लूजली बाउंड। ऑफ कोर्स द फर्स्ट मोस्ट लूजली बाउंड है, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, उसको निकालने के लिए एनर्जी। सेकंड मोस्ट लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है एटम से, न्यूक्लियस से ऑब्वियसली, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी, इट इज सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इट हैज़ टू बी मोर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को, तो ज़्यादा होगी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से। ये इक्वेशन डिपेक्ट करती है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऑलरेडी जो पॉजिटिव आयन है उससे आपने एक और निकाल लिया इलेक्ट्रॉन। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, हैंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो एटम जब एनर्जी रिलीज करता है उसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी, और जब एनर्जी सप्लाई करनी होती है आपको एटम में, उसको पॉजिटिव एनर्जी बोला जाता है। ये थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन होता है। तो हमेशा पॉजिटिव होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा रिक्वायर्ड होती है एनर्जी। ऐसा कभी नहीं है कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। Second ionization enthalpy will be higher than the first one because it is more difficult to remove electron from positively charged ion than from neutral atom. मैं आपको बता चुका हूँ ये। In the same way, third ionization enthalpy will be higher than the second and the so on. तो क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उस आयन पे, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। द टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी इफ़ नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड का मतलब अगर मेंशन नहीं है आपको कि पहली है, दूसरी है, तीसरी है, इज टेकन एज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं बता चुका हूँ ये आपको पहले भी पिछले पेज पे, कि अगर मेंशन नहीं है तो पहली मानी जाएगी वो। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटमिक नंबर्स अप टू 60 आर प्लॉटेड इन फिगर 3.5। तो 60 तक गिवन है, ये आपको याद नहीं रखना है, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी का। फिगर 3.5 में गिवन है, यू विल फाइंड द मैक्सिमा एट द नोबल गैसेस एंड इट इज़ ऑब्वियस क्यों मैक्सिमा होता है नोबल गैसेस में। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, सबसे मुश्किल होता है इनसे निकालना इलेक्ट्रॉन्स को। एंड मिनिमा अकर एट द एल्कली मेटल्स, क्योंकि इनका साइज सबसे बड़ा होता है इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, सबसे आसान होता है इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना। एंड दूसरा रीज़न, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी फॉर्म करते हैं विच इज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सो ईजिली निकल जाता है इनसे इलेक्ट्रॉन। इस फिगर के अंदर नोट करने वाला पॉइंट यही है कि हीलियम से लेके जीनन तक जो नोबल गैसेस होती हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती जाती है डाउन द रोड ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, एंड सेम इज द ट्रेंड फॉर एल्कली मेटल्स आल्सो। लिथियम से लेके सीजियम तक डिक्रीज करती जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। एक और ट्रेंड यहाँ पे मेंशन है जो थ्योरी में गिवन है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। मिनिमा होता है एल्कली मेटल्स का 500 के अराउंड देखिए, और 2500 के अराउंड होती है नोबल गैसेस की। एंड दूसरी बात, जो डिफरेंस है आयनाइजेशन एंथैल्पी का नोबल गैसेस में बहुत ज़्यादा है, देखिए 2500 के आसपास हीलियम की है और अराउंड 1000 के आसपास हो जाती है जीनन की नीचे आते आते। लेकिन यहाँ पे देखिए लिथियम की 500 है और 500 के अराउंड ही आपको सीजियम की भी देखने को मिल जाएगी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में। रीज़न ये है क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा वेरी करता है नोबल गैसेस के ग्रुप के अंदर। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है, देख चुके हैं नोबल गैसेस में साइज़, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। First, ionization enthalpy generally increases as we go across a period and decreases as we go descend in a group. सो एटमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये, क्योंकि एटमिक रेडियस डिक्रीज करती है अलॉन्ग अ पीरियड एंड इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। इसका जस्ट अपोजिट ट्रेंड होता है। यहाँ नीचे आपको दो फैक्टर्स गिवन है आयनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने के लिए।
पहला है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड द सेकंड इज रिपल्जन ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन एंड अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस, ये दो चीज़ें हैं जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज। ये आप जानते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। ऑन द न्यूक्लियस एक्चुअल चार्ज से कम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज शील्डिंग और स्क्रीनिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इंटरवेनिंग कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो कोर इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं इनर शेल्स के अंदर, वो शील्ड करते हैं द चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, और आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे कम चार्ज होता है, कम इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज होता है इन्हीं कोर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग के कारण। इस शील्डिंग को स्क्रीनिंग भी बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स दे मेक अ स्क्रीन लाइक अपीयरेंस, शील्ड लाइक अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द 1s इलेक्ट्रॉन। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s1। तो 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शील्ड कर लेते हैं चार्ज ऑफ न्यूक्लियस फॉर द 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 2s ऑर्बिटल। एज अ रिजल्ट द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एक्चुअल चार्ज ऑफ +3। क्योंकि 3 प्रोटॉन पाए जाते हैं लिथियम के अंदर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तीसरा इसका एटॉमिक नंबर होता है, 3 प्रोटॉन होते हैं, तो +3 चार्ज होना चाहिए, लेकिन इट इज़ लेस देन द +3 चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। रीजन बीइंग शील्ड कर दिया जाता है चार्ज 1s इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। In general, shielding is effective when the orbitals of inner cells are completely filled. Completely filled होंगे तो चार्ज को शील्ड करना बहुत आसान होगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब कंप्लीटली फील्ड होते हैं ऑर्बिटल्स, अगर हम देखें न्यूक्लियस के अराउंड, तो जितना ज़्यादा एरिया वो कवर करते हैं उतना ज़्यादा शील्ड करना आसान होता है, उतना ज़्यादा शील्ड कर पाते हैं। तो इसलिए बोला गया है इनर सेल्स में कंप्लीटली फील्ड, इनर सेल्स विच आर कंप्लीटली फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज मोर शील्डिंग of positive charge of the nucleus. This situation occur in alkali metals which have single outermost ns electron preceded by noble gas electronic configuration। तो outermost सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है एस एल्कली मेटल्स के अंदर, और उसके पीछे होती है नोबल गैस कन्फिग्रेशन, यानी कंप्लीटली फिल्ड ऑल द शेल्स। तो बहुत ज़्यादा शील्डिंग हो जाती है, मैक्सिमम शील्डिंग इनमें देखने को मिलती है। इसी के कारण इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लीस्ट होती है। शील्डिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम हो पाती है इनमें, तो मोस्ट लूजली बाउंड होता है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसको निकालना बहुत आसान होता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन across the second period, successive electrons are added to orbitals in the same principal quantum level, and shielding of the nuclear charge by the inner core electrons does not increase very much to compensate for the increased attraction of the electron to the nucleus। ये बात हमने पीछे भी देखी थी, क्योंकि सेम वैलेंट शेल होती है अक्रॉस अ पीरियड जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो शील्डिंग उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती इनमें, क्योंकि नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है जो कम्प्लीटली फील्ड, उसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है शील्डिंग। लेकिन यहाँ देखिए लिथियम होता है 3 और हीलियम होता है 2 एटॉमिक नंबर। लिथियम से लेके फ्लोरीन तक कोई भी नोबल गैस बीच में नहीं आती, नियोन आती है एटॉमिक नंबर 10 सीधे। तो इन दोनों के बीच में कोई भी नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं आती, इसलिए शील्डिंग इनमें बेटर नहीं होती, पूर शील्डिंग होती है। इसी के कारण which this shielding does not compensate for the increased attraction of electron to the nucleus। न्यूक्लियस चार्ज क्योंकि बढ़ता रहता है लिथियम से फ्लोरीन, तो शील्डिंग उतनी हो नहीं पाती, इसलिए साइज डिक्रीज करता जाता है अक्रॉस अ पीरियड। उसका रीज़न यहाँ पे गिवन है।
So outermost electrons are held more tightly and ionization enthalpy increases across the period as the size decreases. एंड डाउन द ग्रुप में ट्रेंड इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं एक्चुअली इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दैट कुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर.